यूक्रेन। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेक्स्ट रिएक्शन। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं वो है व्हाट विल हैपन इफ रशिया ड्रॉप्स अ न्यूक्लियर बॉम्ब ऑन यूक्रेन। वैसे तो कभी भी हम लोगों की या किसी की भी ये ख्वाहिश नहीं होगी कि न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो किसी भी कंट्री के ऊपर इस्तेमाल हो। जैसे इससे पहले जापान के ऊपर हो चुका है हिरोशिमा और नागासाकी पर। तो वो लोग कई अरसे तक, कई सालों तक जो है उनके इवन के बच्चे भी डिसेबल पैदा होते थे। काफ़ी ज़्यादा उसके असरात काफ़ी जन्मों तक रहते हैं, काफ़ी अरसे तक रहते हैं इस न्यूक्लियर बॉम्ब के। तो ये बनाना अपने सेल्फ़ डिफेंस के लिए तो ठीक है, लेकिन वो उसको कभी भी इस तरह किसी कंट्री को यूज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन इस केस में मुझे नहीं पता कि यूक्रेन और रशिया की जो वॉर चल रही है उसमें रशिया क्यों इसको यूज़ करेगा, वो चल के इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो का जो ओरिजिनल लिंक है वो टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में रहेगा, प्लीज़ उसको चेकआउट कर लीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। तो चल के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पूरी दुनिया का वर्ल्ड मीडिया आज के समय सिर्फ एक ही टॉपिक पर लगातार बात कर रहा है कि अगर रशिया ने एक न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप कर दिया यूक्रेन पर तो उसके बाद क्या होगा और रशिया किस तरीके से यूक्रेन पर कर सकता है न्यूक्लियर स्ट्राइक। यहाँ पर आप देख पाओगे व्हाट इफ व्लादिमीर पुतिन यूज न्यूक्लियर वेपन्स इन यूक्रेन। सेम टॉपिक, सेम क्वेश्चन हर जगह, हर न्यूज़ पोर्टल में आपको मिलेगा। ऑलमोस्ट एज ए दुनिया एंटिसिपेट कर रही है कि ये लगता तो है कि होगा, बस क्वेश्चन ये है कि जब ये लगता तो होगा है तो कि बाकी होगा। दुनिया का रिएक्शन क्या रहने वाला है। और अगर आप सोच रहे हैं कि वर्ल्ड मीडिया, दुनिया भर के जो और एक्सपर्ट्स हैं, जियोपॉलिटिक्स के एक्सपर्ट, ये इतना नेगेटिव क्यों सोच रहे हैं, हो सकता है कि रशिया ऐसा करे ही ना। यही जानना चाह देखिए, रहा हूँ मैं भी। बिल्कुल हम सब लोग चाहेंगे कि ऐसा ना हो, मगर ना प्रॉब्लम हो। ये है कि जिस तरीके से पुतिन ने एक स्ट्रेटेजिक ब्लंडर किया है, पार्शल मोबिलाइजेशन करके, उसके बाद से रशिया ऑलमोस्ट एक्सपोज हो गया है। रशिया की बहुत बड़ी मेल पॉपुलेशन देश छोड़ के भाग रही है। अब उसके बाद प्रोबेबिलिटी दिखाई जा रही है कि रशिया मोस्ट प्रॉब्ली अपने न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ दिखेगा। और इसलिए जो बाइडन ने रिसेंटली ये भी कहा कि कोई भी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन अगर पुतिन ने इस्तेमाल किया यूक्रेन में तो उससे वॉरफेयर के डायनामिक्स चेंज हो जाएंगे। रशिया बिल्कुल दुनिया में अकेला पड़ जाएगा। यूएसए हर कंट्री में प्रेशर बनाएगा कि रशिया से ऑल टुगेदर ट्रेड रिलेशंस, वेरियस और टाइप के रिलेशंस तोड़ दीजिए। हालांकि जब बाइडन से यह पूछा गया कि मान लीजिए कि रशिया ने न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया यूक्रेन में तो क्या नेटो एक्टिव हो जाएगा, तो इसके रिस्पॉन्स में इन्होंने नेगेटिव ही जवाब दिया, क्योंकि इन दी एंड यूक्रेन नेटो का पार्ट नहीं है। यूएसए या फिर बाकी यूरोपियन कंट्रीज मिलिटरीली रशिया पे अटैक नहीं करेगी एक न्यूक्लियर स्ट्राइक के बाद। हालांकि बाइडन ने ये बात कैटेगोरिकली कह दी है कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन किसी भी टाइप का हो, चाहे लो यील्ड हो, टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड हो, मतलब कि छोटा न्यूक्लियर बॉम्ब हो, अगर न्यूक्लियर बॉम्ब यूक्रेन की धरती पे गिरा तो रशिया को यूएस दंडित करेगा। मगर रशिया बाइडन की जो वार्निंग है इसको बिल्कुल इग्नोर कर रहा है। रिसेंटली फिर से रशिया के एक दिग्गज नेता दिमित्री मेदवेदेव ने ये बात कह दी है कि जो स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स हैं ये यूज किए जा सकते हैं अगर यूक्रेन अपनी टेरिटरी को वापस लेने की कोशिश करता है। किसी भी टेरिटरी की यहाँ पर बात की जा रही है। अब इसके आगे क्वेश्चन ये आता है कि रशिया किस टाइप के न्यूक्लियर वेपन्स यूज करेगा। ये बात देखिए, हम 100% श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियर वेपन्स ऑलमोस्ट पूरे यूक्रेन को डिस्ट्रॉय कर दे या फिर लाखों लोग मार दे, इस टाइप का न्यूक्लियर वेपन रशिया यूक्रेन पर यूज़ नहीं करने वाला। रशिया मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर छोटे टैक्टिकल छोटे। न्यूक्लियर वॉरहेड को यूज़ करेगा। और ये खासियत है मॉडर्न डे न्यूक्लियर वेपन्स की कि इनके पास डायल अप यील्ड होता है। डायल अप यील्ड का मतलब ये है कि न्यूक्लियर बॉम्ब का जो ऑपरेटर है वो स्पेसिफाई कर सकता है, वो डिसाइड कर सकता है कि मुझे कितनी ज़्यादा एक्सप्लोसिव पावर चाहिए। और इस डायल ए यील्ड को ना काफ़ी बार वेरिएबल यील्ड भी कहा जाता है। आप इसके बारे में अगर विकिपीडिया में पढ़ना चाहें तो ये इसका पेज भी है, वेरिएबल यील्ड या फिर डायल ए यील्ड। इससे आपको ये सुविधा मिलती है कि आप न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप कर सकते हो 1 किलोटन या फिर उससे भी कम का, या फिर 50 किलोटन का। ये माना जाता है कि एक छोटे न्यूक्लियर बॉम्ब की पावर होगी। और इंटरेस्टिंगली जो एटॉमिक बॉम्ब यूएसए ने गिराया था हिरोशिमा पर वर्ल्ड वॉर 2 के अंत के दौरान, उसकी पावर आप अगर देखो तो थी 15 किलोटन। तो माना जा रहा है कि रशिया अगर यूक्रेन पे कोई न्यूक्लियर बॉम्ब गिराता भी है धरती पर तो ये मैक्सिमम 1 किलोटन या फिर उससे भी कम पावर का हो सकता है। तो बेसिकली जिस तरीके से आप एक माइक्रोवेव यूज़ करते हो, लो मीडियम हाई आप चूज़ कर सकते हो मोड, उसी तरीके से रशिया एक कम इंटेंसिटी का न्यूक्लियर बॉम्ब तैयार कर सकता है
और लगातार यूक्रेन की फोर्सेस को पीछे धकेल सकता है। मगर इस प्लान में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि अगर मान लीजिए छोटे छोटे न्यूक्लियर बॉम्ब रशिया लगातार घेरता है, यूक्रेन की फोर्सेस को पीछे धकेलता है, ये ऑफ कोर्स रशिया इसलिए करेगा ताकि दुनिया में ये इमेज ना जाए कि रशिया न्यूक्लियर वेपन से जो मासूम लोग हैं उनको मार रहा है। तो अगर मान लीजिए टैक्टिकल तरीके से भी रशिया ये सब करता है तो रशिया को 20 छोटे छोटे न्यूक्लियर बॉम्ब लगातार गिराने होंगे सिर्फ 32 किलोमीटर का एरिया कैप्चर करने के लिए, जो अपने आप में बहुत बड़ी गलती होगी क्योंकि आपको एरिया बहुत कम मिल रहा है, बॉम्ब्स लगातार आप बरसा रहे हो। उसके अलावा देखिए, जैसे ही एक टैक्टिकल न्यूक्लियर बॉम्ब यूक्रेन की धरती पे गिरेगा, इमीडिएटली इंडिया चाइना भी बड़े स्केल पर आलोचना करेंगे रशिया की। तो रशिया के पास यहाँ पर जीतने को बहुत कम होगा। ये और दोनों हाँ, अगर फ्रेंड्स वैसे हैं ना आप ये रशिया जानना के, चाहते चाइना हैं और कि इंडिया। अगर मान लो कि रशिया ने एक जगह न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया तो वो एरिया रशिया फिर कैप्चर कैसे करेगा? तो रशिया के पास एक ऐसा डिवीजन है जो रेडियो एक्टिव एनवायरनमेंट में लड़ सकता है। आपको याद होगा ये वॉर स्टार्ट होने से पहले, ये मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट होने से पहले रशिया ने बड़े स्केल पर न्यूक्लियर ड्रिल्स करी थी। और आज भी आप अगर देखो तो रशियन आर्मी काफ़ी हद तक तैयार है न्यूक्लियर एनवायरनमेंट में लड़ने के लिए। तो अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है, फिर रशिया करेगा क्या? क्योंकि बड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब ये गिरा नहीं सकते, उस पर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आएगी। इवन छोटे न्यूक्लियर बॉम्ब से भी इनको उतनी ज़रा सक्सेस मिलेगी नहीं। तो इसलिए लोग यहाँ पर कह रहे हैं, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स दुनिया भर के कह रहे हैं कि रशिया यहाँ पर यूज़ करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स को। ये एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर आप क्या करोगे कि एक न्यूक्लियर बॉम्ब आप डेटोनेट कर दोगे यूक्रेन के ऊपर आप कह सकते हैं रफली 50 से लेकर 60 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आप अगर एक न्यूक्लियर बॉम्ब डेटोनेट कर देते हो तो उससे क्या होगा, एक वेव आएगी। इस वेव को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स। और ये पल्स इतनी स्ट्रांग होगी कि यूक्रेन की जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड है ये बिल्कुल पिघल जाएगी। जो इनके रेडार है, टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट है, ये काम करना बंद कर देगा। हो सकता है कि इनका बहुत सारा मिलिट्री हार्डवेयर भी काम करना बंद कर दे। तो ये पावर होती है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स की। इसमें यूक्रेन की धरती पे कोई मरेगा तो नहीं, मगर रेडिएशन फैलने का थोड़ा बहुत डर रहता है। और ऐसा नहीं है कि और भी इंसानों पर भी होंगे, बहुत होंगे। न्यूक्लियर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स का अटैक कर सकता है। चाइना ने रिसेंटली इस अटैक को बहुत ज़रा स्टडी किया और यूएसए के अखबारों ने 2020 में ये आर्टिकल भी पब्लिश किए कि चाइना के पास फर्स्ट स्ट्राइक कैपेसिटी है यूएसए की इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को पिघला देने की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन के जरिए। चाइना ने ओवर द इयर्स इतनी रिसर्च कर ली है कि ये परफेक्ट कैलकुलेशन से यूएसए के ऊपर एक न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोड करके यूएसए को बुरी तरीके से हैंडीकैप कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप एक क्वेश्चन पूछोगे कि ये भी टेक्निकली न्यूक्लियर स्ट्राइक ही हुआ ना? वेल नहीं, यहाँ पे बात आती है वर्ड्स की। ऑफिशियली आप अगर देखो तो एक ईएमपी अटैक आप अगर न्यूक्लियर वेपन से करते हो तो इसको न्यूक्लियर स्ट्राइक नहीं माना जाएगा। मैं यूएसए के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आपको दिखाता हूँ। ये आपके सामने रिपोर्ट है यूएसए के होमलैंड सिक्योरिटी की। ये रिपोर्ट तैयार करी गई थी 2021 के जनवरी महीने में और यहाँ पर लिखा हुआ है रशिया ईएमपी थ्रेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं। और कैटेगोरिकली यहाँ पर यूएस ये कहता है कि पहली बात तो देखिए, रशिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अटैक जो है, जिसको ये लोग हैम्प कहते हैं, हैम्प अटैक। हैम्प का मतलब ये होता है हाई एल्टीट्यूड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स, मतलब कि देश के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब आपने विस्फोट कर दिया, फिर उसके बाद पल्स नीचे आएगी, बहुत कुछ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट धरती पर डिस्ट्रॉय कर देगी। तो रशिया काफ़ी बार ये हैम्प अटैक जो है ना, इसको ये लोग न्यूक्लियर स्ट्राइक मानते ही नहीं है। रशिया अपनी डिक्शनरी में ये कहता है कि देखो ये तो इलेक्ट्रॉनिक साइबर वॉरफेयर का पार्ट है। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यूएस की रिपोर्ट कह रही है एज रशिया कैटेगराइजेस हैम्प अटैक एज इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक एंड साइबर वॉरफेयर, मॉस्को ऑलरेडी वेरी लूज स्ट्रिक्शंस फॉर न्यूक्लियर एम्प्लॉयमेंट मे नॉट इवन अप्लाई फॉर हैम्प। तो इस केस में होगा क्या कि रशिया ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स से यूक्रेन को डैमेज कर देगा, यूक्रेन को मैसेज भी सेंड कर देगा कि अभी आपके ऊपर ये विस्फोट हुआ है, अगला विस्फोट धरती पे हो सकता है। और उसके बाद अगर मान लीजिए यूएस और यूरोप कहते हैं कि रशिया ने न्यूक्लियर बॉम्ब यूज़ कर लिए, रशिया पलट के जवाब दे सकता है कि नहीं, इसे हम न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज़ नहीं मानते। और रशिया इस इशू को लेकर चाहे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हो, इंडिया चाइना से बातचीत हो, हर किसी को कह सकते हैं कि आप खुद ही बताइए, क्या आप एक हैम्प अटैक को, हाई एल्टीट्यूड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स अटैक को एक न्यूक्लियर अटैक मानेंगे? और बहुत कम देश हैं जो इस इशू में यूएसए के साथ खड़े होंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा लूप होल है जो रशिया एक्सप्लॉइट कर सकता है यूएसए के अगेंस्ट। मगर
जैसे मैंने आपको बताया, इस केस में भी ना नेटो यूक्रेन की हेल्प को आएगा और ना यूएस कुछ ज़्यादा बड़े एक्शन ले पाएगा रशिया के अगेंस्ट, क्योंकि ऑलरेडी ये लोग दुनिया भर के सैंक्शन लगा चुके हैं रशिया पर। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे आपको क्लैरिटी मिली होगी रशिया के ऑप्शंस के बारे में, और ये जो आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं यहाँ पर क्या बात लिखी है ये भी बहुत ही सरल भाषा में मैंने आपको बता दी। नाउ फाइनली मैं यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। रिसेंटली बताया गया है कि भारत की ऑफिशियल एंट्री क्या होगी ऑस्कर्स 2022 के लिए, तो यहाँ पे आपको बताना है कि सही आंसर क्या है। ये आपके सामने ऑप्शंस हिलारो, चेलो शो, आरआरआर या फिर उधम सिंह। कमेंट सेक्शन में सही आंसर मेरी नकल ना कर। ये हर जगह न्यूज में था, आपको इसका आंसर आराम से मिल जाएगा। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करिए। तूने देखी नहीं है आंसर देंगे उनकी कमेंट तुझे मैं कहता रहता हूँ समझ पाए कि सही आंसर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, नीट, आईआईटी, जेईई, कमेंट सेक्शन में जाओ इस वीडियो की और यहाँ पे पिंड कमेंट में आपको मिलेगा ये लिंक, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं द कोर्स ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको परचेज करना है आईआईटी एग्जाम का कोर्स, तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करिए आईआईटी पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे कोर्स ऑफ योर चॉइस। और जो प्राइसेस यहाँ पर लिखी है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है मिलेगा डिस्काउंट का जो कोर्स है, अगर आप ये कोड यूज करेंगे तो सिर्फ 1900 रुपये पर मंथ देकर। ये प्राइस पे करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 और प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। ये कोड आपको डिस्काउंट देगा यूपीएससी, एसएससी, नीट किसी भी एग्जाम के कोर्स में ऑन अनअकैडमी। सो यूज द कोड PD10 यूज करें, ठीक है ना। मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। आंसर नहीं बताया, आंसर वो कह रहा है कमेंट्स बॉक्स में लिखें भाई। फिर मैं बताऊंगा कि ठीक है कि गलत है। सही है, सही है, सही। वैसे ये हमेशा स्टार्ट में पूछते हैं और एंड में उसका आंसर देते हैं ना। तो क्या कहेगा तू इस वॉर के बारे में जो रशिया और यूक्रेन की चल रही है और पूरी दुनिया में इस पर चर्चा हो रही है? यार मैं तो कहूँगा कि जो वॉर है ना इतनी ख़त्म कर दें, बिल्कुल ही ख़त्म कर देनी चाहिए। और मेरे ख्याल से अभी जो मोदी जी गए थे उधर भी ये बात कही है व्लादिमीर पुतिन को कि आप ये वॉर को ख़त्म कर दें, क्योंकि देख इंडिया जो है ना वो वैसे भी रशिया के साथ बहुत ज़्यादा ट्रेड करना चाहता है, काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। हमने एक वीडियो पे भी रिएक्ट किया था कि इंडियंस जो बिजनेसमैन हैं वो भी उनकी स्टॉक मार्केट में भी करना चाहते हैं, ठीक है, इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब वॉर में तो जाहिर सी बात है हर एक किसी का नुकसान होता है, दोनों का लॉस तो किसी का भी नहीं होता। दोनों का तो जो कंट्रीज सोच रही होती हैं कहीं इन्वेस्ट करने की तो वो भी फिर हाथ पीछे खींच लेती हैं कि यार इधर पता नहीं आगे क्या हो, हमारा पैसा भी डूब ना जाए। तो अगर तो रशिया अभी तो देखो इन्होंने ये कहा कि अगर तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स भेजता है, वो करता है, वो उसकी वजह से उनको नुकसान पहुंचाता है, तो चलो वो तो एक एटम बम की उसमें नहीं आएगा, ठीक है, कैटेगरी में नहीं आएगा। लेकिन अगर वो एटम बम गिरा देता है छोटे या बड़े, तो उससे उसको नुकसान ये भी होगा कि सारे की सारी कंट्रीज जो अभी कुछ ना कुछ रशिया की तरफ भी हैं वो भी फिर बोलना छोड़ देंगी कि यार वो सारी सिंपैथी जो है वो यूक्रेन की तरफ चली जाएगी। तो ये ऐसा एक गलती यूएस कर चुका है जो कि देखो तारीख़ कभी नहीं मिटती, चाहे 100 साल गुजरें या 1000 साल गुजरें। तो वो जब यूएस ने हिरोशिमा पे नागासाकी पे गिराए थे तो वो आज तक हर बंदे को मतलब चुभते हैं, बोलते हैं कि यार ये ज़्यादती की थी जापान के साथ। तो बात ये है कि अगर यूक्रेन के साथ होगी, अब मुझे नहीं पता कि यूक्रेन जो है वो इतना वो है कि यार वो तो मेरे ख्याल से अपनी वैसे भी पावर के थ्रू जीत सकता है अपनी जंग रशिया। तो यूक्रेन को हाँ उसकी एक वजह यह हो सकती है कि अमेरिका और यूरोपीय यूनियन उसको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं यूक्रेन को, तो इस वजह से वो थोड़ा सा धड़ल्ले से कॉलर ऊंचे करके रशिया के आगे लेटा हुआ, वरना तो मेरा नहीं ख्याल कि इनका कोई मेल मिलाप बनता। तो गाइज़ ये थी हम लोगों की वीडियो, उस पर रिएक्शन। अगर आपको लोगों को रिएक्शन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।